इसमें देखिए हम लोग सारणी के 4.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और ये पहला क्वेश्चन हमारा सिद्ध करने वाला है, यानी इसमें सिद्ध करना है ये जो लेफ्ट है और इसको लेकर चलेंगे और राइट ले आना है 0। तो ये जो है सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था 5 गुण, और वो 5 गुण या 5 जो प्रगुण पढ़े थे उसी पर ये सवाल को हल करके हमें 0 ले आ देना है। अब देखिए उसी 5 गुण में एक गुण ये था कि अगर किसी भी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाएं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। कोई भी सारणी है अगर उसका 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, जैसे देखिए यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल ले लें, ये हमारा 2 5 7 2 1 3 2 1 3। इसमें आप देख रहे हैं ये जो पहली पंक्ति है, ये देखो ये पहली पंक्ति, ऊपर से नीचे आएंगे तो पंक्ति मिलेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो स्तंभ मिलेगा। ये देखिए पहली पंक्ति है R1 से, ये दूसरी पंक्ति है इसे R2 से, ये तीसरी पंक्ति है इसे R3 से। ये पहला स्तंभ है भाई, ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्तंभ मिलता है। तो यहाँ देखिए ये स्तंभ है, ये पहला स्तंभ C फॉर कॉलम, पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है इसे हम C3 से। रो माने होता है पंक्ति, तो ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। अब देखिए अगर आपको कोई सारणी किस तरीके से दिख रही है और उसमें कोई दो स्तंभ या 2 पंक्ति, इसमें आप देख रहे हैं 2 1 3 2 1 3, दोनों स्तंभ बराबर दिख रहे हैं, यानी जो C2 है वो C3 के क्या है, बराबर है। और ये क्या है, C1 अलग है इसका मान, लेकिन ये और ये दोनों बराबर हैं। जब 2 बराबर हो जाएं, 2 स्तंभ बराबर हो जाएं तो समझ लीजिए उस पूरे सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब यही रूल इसमें लगने वाला है। अभी आप जरा देखिए यहाँ पे कोई स्तंभ या कोई पंक्ति बराबर दिख रहे हैं क्या? इसमें अभी बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा काम करेंगे कि बराबर हो जाएगा। ये आप अपने से सोचना पड़ेगा। सारणी के सभी सिद्ध करने वाली सवालों को हल करते समय हम लोग को अपने से दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो जो 5 गुण हैं उनको फॉलो कर लें, उस नियम को फॉलो कर लें। तो जरा देखिए इस तीसरे, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हम लोग को क्या ले आना है, राइट हैंड साइड। तो चलिए फर्स्टली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x y z a b c, x प्लस a x प्लस b, सॉरी यहाँ पे y प्लस b एंड z प्लस c। अब जरा देखिए कि सारणी का एक नियम और है कि आप किसी स्तंभ में किसी भी दूसरे स्तंभ को घटा सकते हो, या किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को घटा सकते हो, अपने नियम से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो क्रिया इसमें करना है वही क्रिया इसमें करेंगे। जैसे इसमें 9 का गुणा कर दीजिए तो जरूर नहीं इसमें 9 का गुणा करना। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, अगर हम लोग, ये हमारा कैसरा स्तंभ है, तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, अगर हम लोग इस तीसरे स्तंभ में से इस दूसरे स्तंभ को घटा दें, इस तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो लिखेंगे कहाँ,
तीसरे में। किसमें लिखेंगे? तीसरे में। बात समझिएगा, कई तरीके से इसे हल कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस तीसरे में से इस दूसरे को घटा दें, लिखेंगे किसमें? तीसरे में। देखो, अगर x प्लस ए में a घटा दोगे क्या बचेगा? x। y प्लस बी में b घटा दो क्या बचेगा? z प्लस c में c घटाओ क्या बचेगा? यानी घटाने पर x y z, इसमें x y z बचेगा और इसमें x y z। तो आप देख रहे हैं ये पहला स्तंभ ये तीसरा स्तंभ घटाने के बाद बराबर दिख रहा है। मैंने कहा कि अगर किसी भी साड़ी के दो स्तंभ, केवल दो स्तंभ बराबर हो जाए तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। शून्य कैसे होता है मैंने बताया है। इसका जब मान निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? शून्य। मान कैसे निकलता है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है, आगे जरूरत पड़ेगी फिर बताएंगे। अब देखिए जरा यहाँ पे, अच्छा ये रूल लगाओ न करो, कोई दूसरा रूल सोचो, कोई दूसरा रूल सोचो। कई विधि से लगाइए, 3 विधि से। हाँ देखिए जरा भाई, 2-3 विधि हो सकती है किसी चीज़ के। अगर हम कहें कि 10 गुण है, 5 गुण है, 7 गुण है, तो ऐसे नहीं हो सकते। आप कितने प्रकार से खा सकते हैं? 2 प्रकार से, एक लेफ्ट हाथ से और एक, अब गोरू तो हो नहीं कि मुँह से दब बोझ बोझ खाओगे नाद में, है कि नहीं? एक मानव का जो धर्म होता है वह तो लेफ्ट से खाएगा तो राइट हाथ से खाएगा। उसी प्रकार सवालों के अपने जो है एक सिस्टम बने हैं कि हम इतने इसे रूल से लगा सकते हैं। हर चीज का एक हद होता है ना। यहाँ आप देखिए, इसका एक हद मैंने पार कर दिया। दूसरा हद क्या है? अगर हम लोग इस तीसरे में से पहले को घटाएंगे, x प्लस ए में x निकाल दो क्या बचेगा? a। y प्लस बी में y निकाल दो b बचेगा। z प्लस c में z निकाल दो क्या बचेगा? c। तो इसमें क्या बचा? a b c। इसमें क्या है? a b c। घटाने के बाद a b c इसमें है, a b c इसमें है, इसके 2 स्तंभ बराबर हो गए तो साड़ी का मान क्या हो जाएगा? अब देखो जरा तीसरा रूल, अगर हम लोग इस पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ दो, पहले स्तंभ ये है, ये दूसरा स्तंभ है, x में a जोड़ोगे x प्लस a, जो जोड़ रहे हो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। x में a जोड़ोगे, लिखोगे कहाँ? पहले स्तंभ में। ध्यान समझिएगा एक एक पॉइंट। x में a जोड़ोगे x प्लस a, इसमें लिखे। y में b जोड़ा y प्लस b, इसमें लिखा। z में c जोड़ा z प्लस c, इसमें लिखा। x प्लस a y प्लस b z प्लस c, और x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ये देखो पहला स्तंभ और तीसरा क्या हो गया जोड़ने के बाद? तो इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कितने प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? 3, जो कि एकदम इजी मेथड है। तो चलिए कोई एक मेथड लगाइए, कौन सा लगा दे बताइए? थर्ड लगाएंगे कि सेकंड की फर्स्ट? सेकंड वाला। सेकंड वाले मैंने क्या किया था कि पहले में से इस तीसरे को, तीसरे में से पहले को घटा दिया था। चलिए लिखेंगे किसमें? यानी C3 एक्सचेंज टू C3 माइनस C1 किसमें घटा रहे हैं? तीसरे में। लिखेंगे किसमें? तीसरे में। बहुत ही कम जिसमें से घटाते हैं उसमें नहीं लिखते हैं, ये चांसेस होते हैं मात्र 10%। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। बहुत ही कम ऐसे केस मिलेंगे जिसमें से हम घटाएंगे उसमें नहीं लिखेंगे बल्कि किसी और में लिखेंगे। ये कितने चांसेस होंगे? 10%। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि जिसमें से घटाते हैं उसी में लिखते हैं 90%। देखो
वो कैसे? अभी मैंने तीसरे में से पहले को घटाया और जो वैल्यू आ रही है वो किस में लिखेंगे? तीसरे में। यानी तीसरे में से पहले को घटा रहे हैं और लिख किस में रहे हैं? तीसरे में। तो ये चीज लिखिए, यहां देखो हम जो है तीसरके में से पहले को घटाएंगे, बदलेगा किसका मान? तीसरे स्तंभ का। यानी पहला और दूसरा स्तंभ का मान बदलने वाला, तो पहले और तीसरे को लिख दीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी। जरा देखिए एक्स प्लस ए में से देखो C1 घटाना है, तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ घटाना है। x प्लस ए में x निकाल दो, x प्लस ए में x निकाल दो, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल, क्या बचा? a बचा। ऐसे y प्लस बी में से y निकाल दो, क्या बचेगा? z प्लस सी में z निकाल दो, क्या बचेगा? c। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा C2 है वो C3 के बराबर है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रगुण से C2 दोनों तरफ लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों तरफ लग गया, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। यानी जो गुण C2 के अंदर है वही गुण C3 के अंदर है। तो ये किस रूल से है? प्रगुण से। नियम कहता है कि अगर दो स्तंभ बराबर हो जाएं तो उसके साड़ी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मान हम क्या लिख देंगे? 0, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। यही हमको ले आना था। जरा ध्यान दीजिए, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इतना बराबर हमें 0 ले आना है। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर टारगेट 0 का रहे, टारगेट अगर 0 का रहे, अगर हमें 0 सिद्ध करना है तो इसमें 2 गुण लग सकते हैं, 2 प्रगुण। 2 प्रगुण से तीसरा प्रगुण नहीं लगेगा, कभी कभार हो जाता है। लेकिन या तो साड़ी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को बराबर करना पड़ेगा, या तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो साड़ी का मान 0 हो जाता है। फिर समझिएगा 2 प्रगुण क्या क्या हैं जो कि साड़ी के मान को 0 ले आ देते हैं। पहला प्रगुण, अगर किसी भी साड़ी के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति बराबर हो जाएं तब उस दशा में साड़ी का मान 0 होता है। और दूसरा प्रगुण है कि अगर किसी भी साड़ी के एक पंक्ति, यानी ये 0 हो जाए, ये 0 और ये 0 हो जाए, इस पूरे पंक्ति के सभी अवयव, सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो पूरा साड़ी का मान ही 0 हो जाता है। चाहे पंक्ति का 0 हो जाए, चाहे स्तंभ का। ठीक है, यही 2 प्रगुण लगेंगे। लेके आना है 0। तो जरा दिमाग लगाओ कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको 0 ले आने में मदद करती है। जरा देखिएगा, अगर हम लोग पहली पंक्ति को, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीनों को जोड़ दें और लिखे पहले स्तंभ में, तो जरा देखिए यहाँ पर एक क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर एक क्या है? निगेटिव। यहाँ पर भी क्या है? निगेटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव। यहाँ पर सी निगेटिव, यहाँ पर सी पॉजिटिव। यानी अगर तीनों जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इसका मान क्या आता है? 0। अगर हम पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इसमें इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ, और जैसे ही तीनों को जोड़ते हैं मिलता है क्या? 0।
ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, यहाँ शून्य लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ शून्य लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ शून्य। शून्य क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कट कर क्या आ जाते हैं? शून्य। इसलिए आप चाहे पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़िए और लिखिए, चाहे पहले स्तंभ में लिखिए, चाहे दूसरे स्तंभ में लिखिए, चाहे तीसरे स्तंभ में, किसी भी स्तंभ में लिख सकते हो। क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, किसी भी सारणी के अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो पूरे सारणी के मान क्या हो जाते हैं? शून्य। अगर यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, तब भी पूरे सारणी का मान शून्य होगा। यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, तो भी सारणी का मान शून्य हो जाएगा। अब देखिए जरा दूसरा मेथड, ये तो मैंने स्तंभों को जोड़ दिया। अगर हम पंक्ति जोड़ दें, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, अगर इन तीनों पंक्तियों को जोड़ें, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, सी निगेटिव, सी पॉजिटिव, तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसमें भी क्या मिलेगा? शून्य। पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति, तीसरे पंक्ति को जोड़िए, लिखेंगे किसमें? पहले में लिखो, चाहे दूसरे में लिखो, चाहे तीसरे में। एक चीज़ ध्यान रखना, एक ठनी के जोड़ा तो पहले में, दूसरे के जोड़ा को दूसरे में, तीसरे, ऐसे नहीं जोड़ना है। जिसको जोड़ना है उसको हम लगातार एक ही में लिखेंगे। तो बताइए, पंक्ति को जोड़ दे या फिर स्तंभ को जोड़ दे? स्तंभ को जोड़ दीजिए। स्तंभ को जोड़िए और लिखिए किसमें? पहले स्तंभ में। ध्यान दीजिए, पहले स्तंभ में लिख रहे हैं, हमने कहा किसी भी स्तंभ में लिख सकते हो, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो पूरे सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो अभी तीनों जोड़ दीजिए जरा, देखो, ए धन बी, ए माइनस बी धन बी माइनस सी धन सी माइनस, ये देखो कट्टम कुट्टा कहाँ मिलेगा? जीरो मिलेगा। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख दो। फिर यहाँ इसको जोड़ोगे, यहाँ क्या लिखोगे? इसको जोड़ा, यहाँ क्या लिखा? और ये जो है ना सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि जोड़ने के बाद हमें किसका लिखना है? C1 में, बाकी जो बचे हैं वो सेम रहेंगे। C माइनस ए, C माइनस ए, ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अब यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि C1 में, C1 का प्रगुण से लिख दीजिए, प्रगुण से C1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए पूरे सारणी का मान शून्य हो जाएगा। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत? एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 2 7 65 3 8 7 5 5 9 86। ज़रा देखिएगा, सर्वसम का फार्मूला यहाँ पर भी लगाना है। सबसे बड़ी डिजिट आप देखिए, सबसे बड़ी डिजिट, तो समझ जाइए कुछ न कुछ गड़बड़ है। बड़ी डिजिट और ये दो छोटी डिजिट है, यानी दो स्तंभ में छोटे अंक दिए गए हैं और तीसरे स्तंभ में बड़ा डिजिट है। तो इसको कैसे हल करेंगे? ऐसे चीज़ को हल करने के लिए हम लोग दूसरे या तीसरे में किसी न किसी अंक का गुणा करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे 65 है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है? 7। अगर हम लोग इसमें सबसे हाईएस्ट अंक
ऐसे अंक का गुणा करिए जो 65 से कम ही रहे। जैसे हम अगर 10 का गुणा कर देते हैं 7 में तो 70 65 से ज़्यादा हो जाता है, तो 10 से कम 9 ले लीजिए। 9 का अगर इसमें गुणा करोगे 9 सत्ते 63, यहाँ 65 है, यहाँ पे 63। इसमें 9 का गुणा करेंगे 9 और 72, यहाँ पर 75 है, यहाँ पे 72। इसमें 9 का गुणा करेंगे 9 9 81, यहाँ 86 है, यहाँ 81। यानी किस स्तंभ में गुणा करेंगे? दूसरे स्तंभ में गुणा करके उसके बाद तीसरे स्तंभ में से घटाएंगे। जरा देखिए, अगर हम दूसरे स्तंभ में 9 का गुणा करें उसके बाद इसमें घटाएं, यानी 9 का इसमें गुणा करेंगे 63, तो 65 में से 63 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 कहाँ लिखेंगे? तीसरे में। तो 2 यहाँ पर है और 2 कैसरे में है? पहले में। यहाँ पर फिर 9 का गुणा करेंगे 9 और 72 75 में 72 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 कहाँ है? पहले स्तंभ में। 9 9 81 86 में 81 घटाएंगे, आएगा 5 किस में है? तीसरे में। यानी घटाने के बाद जो वैल्यू हमें इस तीसरे स्तंभ में मिल रही है वही वैल्यू हमारे पहले स्तंभ में है। और रूल ये कहता है कि अगर किसी भी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो गए तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो घटाने के बाद जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, तो प्रगुण से इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, C3 में लिखेंगे और C3 में से घटाएंगे C2 को, लेकिन C2 में हम लोग 9 का गुणा कर देंगे। इस C2 में 9 का गुणा करेंगे, उसके बाद C3 में से घटाने के बाद जो आएगा वैल्यू किस में लिखेंगे? C3 में। चलिए 2 3 5 ये भी सेम लिखिए, 7 8 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे प्रोग्राम करो। 65 में इसमें कितने का गुणा करना है? 9 गुणिते 7 आएगा कितना? 2 9 सत्ते 63, 65 में 63 गई 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। 75 माइनस कौन सा सूत्र लगा रहे हैं? ये वाला। देखो तीसरे स्तंभ का वैल्यू 65, ठीक है, 65, फिर माइनस इसका, फिर 9 सूत्र का, फिर C2 लिखा है, C2 की वैल्यू 7 लिख दिया, और गुणा करने के बाद कितना गया? 2। ऐसे ही 75 सूत्र का माइनस, फिर 9 गुणे C2 की वैल्यू 8, कितना आएगा? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ऐसे इसमें करो, कितना आ जाएगा? 5। अब आप देख रहे हैं ये C1 और ये C3 क्या है? बराबर है। यहाँ लिखेंगे प्रगुण से C1 और C3 सर्वसम है। क्या भाई? सर्वसम, इसलिए पूरे सारणी का मान 0 होगा, राइट हैंड हो गया। तक मैंने जितना सिद्ध किया सब में 0 ले जाना है, तो 0 जिसमें भी आए वो समझ लीजिए सबसे सरल सवाल है, और 0 वाले में केवल 2 ही प्रगुण लगने वाला है। एक तो या तो 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर होंगे, या फिर किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 होंगे। 2 प्रगुण से ज़्यादा नहीं होगा यदि क्या सिद्ध करने के लिए आ जाए? 0 किसी भी सारणी में। तो देखिए जरा, अब हम बिना लेफ्ट को लिखे ही सिद्ध कर देते हैं। देखिए, अगर A में B, A का इसमें गुणा कर देते हैं, A का इसमें AB धन AC, B का इसमें BC धन BA,
CA धन CB। अब देखो A का इसमें गुणा करेंगे AB, फिर A का इसमें करेंगे तो CA लिखेंगे, ठीक है। AB धन AC या CA, फिर इसका इसमें करेंगे BC धन AB, इसका इसमें करेंगे CA धन BC, ठीक है ना। चलिए गुणा करने के बाद लिख लेते हैं 1 BC 1 CA 1 AB, AB धन BC, गुणा करने के बाद इसमें गुणा करेंगे BC धन AB, इसका इसमें करेंगे CA धन BC, ये गुणा हो गया। अब जरा देखिए AB प्लस AB CA, हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक CA। चलिए जरा देखिए, अब अगर हम इस तीसरे स्तंभ में इस दूसरे स्तंभ को जोड़ दें तो क्या है, आप देख रहे हैं कि ये तीनों पंक्ति बराबर आ रहे हैं क्या। देखिए अगर हम CA में BC जोड़ दो, जब BC इसमें जोड़ोगे तो सीरियल में लिखोगे तो क्या आएगा, AB धन BC धन CA। इसमें जोड़ दोगे तो सीरियल में लिखोगे AB धन BC और ये जोड़ोगे CA, इसको जोड़ोगे इसमें AB धन BC धन। आप देख रहे हैं तीनों में बराबर है, यानी पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति, तीसरे पंक्ति में सभी अवयव क्या है, या आप तीसरे स्तंभ के सभी मान AB धन BC धन CA हैं। जोड़ने पर इसमें AB धन BC धन CA, इसमें AB धन BC धन CA, इसमें AB धन BC धन CA। तो जब बराबर होते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है, कॉमन। देखिए जरा अगर ऐसे आपको कहीं पे दिखे 5A 6, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, 6A 7A। आप जरा दिमाग लगाइए, 5 और A के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 6 और A के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 7 और A के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। अगर इस तीसरे स्तंभ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, AA, तो A कॉमन बाहर निकालोगे तो कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 6 7। मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं है, केवल A ही है, ठीक, केवल A है। अब कॉमन लोगे तो A के बगल में क्या है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। जब A बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बचे कि नहीं, और A कहाँ चलाएगा, बगल में। ऐसे ही देखिए, पहले तो इस C2 को किस में जोड़ेंगे, C3 में, और लिखेंगे किस में, C3। तो यहाँ लिखेंगे C3 चेंज टू C3 प्लस C2, यानी C3 में लिखिए, C3 का मान बदलेगा। यहाँ देखो एक हिंदी वर्ड कैसे निकलता है, C3 का मान बदलेगा कब, जब हम C3 में C2 को जोड़ देंगे। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, C3 का मान बदलेगा तब, या बदलेगा कब, जब C3 में C2 को हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए और बदल दीजिए इसके फ्यूचर को। यहाँ पहले इसको उतार लीजिए ऐसे, और ये BC CA और AB, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, BC। तो यहाँ हो जाएगा AB धन BC धन, यहाँ पर भी AB धन BC धन, यहाँ पर भी AB धन BC धन। अब देख रहे हैं आप, अब आप देख रहे हैं इनके सभी वैल्यू क्या हैं, बराबर है। इसके बगल में कुछ नहीं है, क्या है,
1। अगर इन सभी वैल्यूओं को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। जब 1 1 बचेगा तो आप पहले स्तंभ में 1 1 और तीसरे स्तंभ में भी 1 1, तो पहला और तीसरा स्तंभ के मान बराबर हैं और जब मान बराबर है तो साड़ी का मान 0 होगा। तो इस चीज को हम लोग आगे हल करेंगे। अब हाँ, यहाँ देखिए मान कॉमन ले लो, ए बी धन बी सी धन सी ए कॉमन लेंगे तो ये ऑलरेडी 1 1 है। यहाँ पे बी सी ए कॉमन लेने के बाद यहाँ भी क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे C1 और C3 का मान सर्वसम है, सर्वसम है, इसलिए साड़ी ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी धन बी सी धन सी ए और इसका मान 0 0 में गुणा करोगे ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमारा टारगेट ये चीज़ है, इस बार टारगेट अलग है। तो जब ये टारगेट सबसे अलग है, इसमें हमें 0 नहीं ले आना है। जब 0 ना ले आना रहे तब कैसे होगा जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पंक्ति है, तीनों पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियों को हम लोग परिवर्तित करेंगे। सारिक में हमारा रूल कहता है कि यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे तो उस सारिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये पहली पंक्ति है तो ऐसे लिख दो, दूसरा है तो इसको दूसरे स्तंभ में, तीसरा पंक्ति है तीसरे स्तंभ में कर दोगे तो मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहले पंक्ति में है, इस रो 1 को C1 में बदल दो। रो 1 को किस में बदलेंगे, रो 2 को C2 में, रो 3 को C3 में। ऐसे लिखिए R1 C1 कामा R2 R3 C3। ये देखिए दोनों तरफ का मतलब है कि C1 से R1 बदल सकता है, R1 से C1, ये दोनों तरफ है, ठीक है ना। लेकिन हमें केवल और केवल किस में बदलना है, R1 से किस में बदलना है, तो इस तरीके का हमें साइन रखेंगे, केवल R1 से C1 में। ओके, अब देखिए इस चीज को ऐसे लिख देते हैं B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B, ठीक है। गलती हो गया, चलिए B प्लस C को ये हो जाएगा Q प्लस R और ये हो जाएगा Y प्लस Z। अब इस चीज को ऐसे लिखिए C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, इसको ऐसे A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, चेंज हो गया। अब इसमें अगला स्टेप देखिए जरा,
हमारा ये टारगेट है, सबको एक एक अंक में ले आना है। तो यहाँ देखिए ये जो तीसरा पंक्ति है, तीसरे पंक्ति में से घटाएंगे और तीसरे स्तंभ में से घटाएंगे और दूसरे और पहले स्तंभ को जोड़कर। फिर समझिएगा, तीसरे स्तंभ में से घटाएंगे दूसरे और पहले स्तंभ को जोड़कर। जरा ऐसे मौखिक में देखिए, c प्लस ए बी प्लस सी, सी में c जोड़ा 2c और a प्लस बी, a प्लस बी में 2c a प्लस बी घटाओ तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, -2c बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे -2r बचेगा, यहाँ पे -2z, यहाँ पे -2c -2r -2z, और इससे -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। क्या कॉमन लेंगे? -2। तो यहाँ क्या बचेगा? c, यहाँ पे r, यहाँ पे z, यहाँ पे c, यहाँ पे r, यहाँ पे z। अब अगर इस c को इसमें से घटा दो, यहाँ क्या बचेगा? a। इस r को इसमें से घटा दे, यहाँ क्या बचेगा? p। इस z को इसमें से घटा दे, यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचा है? c बचा है। इस c में से इसको घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? b। यहाँ क्या बचेगा? q। यहाँ क्या बचेगा? y। ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसको इसमें बदलेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे तो तब भी वो नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर स्तंभ को कहाँ बदलेंगे? 3 स्टेप की सवाल है। चलिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग चेंज कर दिए। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तीसरे स्तंभ में से घटाना है और पहले और दूसरे स्तंभ को जोड़कर। ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्तंभ में से घटाना है कब? जब C1 और C2 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे घटाना है, एकदम लिखिए मत, पहले समझिएगा। हम एक ही फार्मूला लिखे हैं, एक स्टेप में कम से कम एक फार्मूला लगा सकते हैं, अधिक से अधिक 2। और जो फार्मूला लगाएंगे वो अपने से बनाएंगे। ये फार्मूला बना बनाया नहीं आता, इसको अपने से बनाना पड़ता है टारगेट को देखकर। जैसे हम लोग को अगर ज़्यादा लिखना है तो अच्छे पेन का प्रयोग करेंगे, कम लिखना है तो वहाँ पे छोटी मोटी पेन की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ज़रा यहाँ पे यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग किए हैं और जो वैल्यू आएगी किस में लिखेंगे? तीसरे में। तीसरे में लिखेंगे तो पहले और दूसरे का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा r प्लस सी प्लस ए, आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स। अब देखिए ज़रा, यहाँ देखिए, इसमें से घटाना है कब? जब इन दोनों को जोड़ देना है तब। तो पहले देखो, a प्लस बी माइनस, कौन को जोड़ना है? c प्लस ए और b प्लस सी। c प्लस ए प्लस बी, a प्लस बी, c में
बी प्लस सी है। तो यहाँ देखो ए प्लस बी, अब सी में सी जोड़ा, अंदर ये कोष्टक हटेगा, अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, अंदर माइनस गुणा हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और प्लस का गुणा, माइनस प्लस और का गुणा माइनस, ये हो जाएगा -2c, माइनस है से प्लस है, माइनस बी से प्लस टी, क्या बचा -2c, यानी यहाँ पे लिखेंगे -2c, और इसको भी हल करोगे यहाँ पे क्या आएगा -2r, यहाँ पे माइनस, मैंने एक को दिखा दिया, बाकी को इसी प्रकार से लिख लिया। अब आगे देखते हैं भाई, तीसरे स्तंभ में जरा देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, -2 यहाँ लिखेंगे C3 में -2 उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ है तो -2 कॉमन लोगे, यहाँ पे खींचोगे तो क्या बचेगा CR B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, CRZ। अब देखिए, अगर इस C1 में से C3 को घटाएंगे, B प्लस C में से C निकाल दो, क्या बचेगा B, Q प्लस R में से R निकालोगे, Y प्लस J में Z निकालोगे Y, C प्लस A में C निकालोगे A, R प्लस P में R निकालोगे P, Z प्लस X में Z निकालोगे X। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक बार में डबल, C1 एक्सचेंज टू C1 माइनस C3 कामा C2 एक्सचेंज टू C2 माइनस C3, ये हो जाएगा -2। देखो C1 में से C3 को घटाएंगे, लिखेंगे किसमें C1 में, B प्लस C में से C घटाओगे क्या बचेगा Q प्लस R में R घटाओ क्या बचेगा Q, Y प्लस J में Z निकालोगे Y, C प्लस A में C निकालोगे A, R प्लस P में R निकालोगे P, Z प्लस X में Z निकालोगे X, ये हो जाएगा C और Z। अब देखिए सीरियल में लगा लेते हैं, ये पहला जो दूसरा स्तंभ दिख रहा है पहले में, और पहले स्तंभ को दूसरे में। प्रगुण, एक प्रगुण मैंने बताया था, यदि किसी दो स्तंभ, किसी सारणी के किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। क्या बदलता है? चिन्ह। अगर इस दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में तथा पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में रख दे तो यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई कि C2 नहीं, पंक्ति को स्तंभ में भी कर देंगे तो कुछ बनने वाला नहीं है। यहाँ देखो C2 को किस में कर देंगे? C1 में, और C1 को किस में कर देंगे? यहाँ देखो C2 को बदलिए C1 में तो C1 बदलेगा, दोनों तरफ लगा है ना मार्क, इसलिए दोनों का सिस्टम बनेगा। तो जब ऐसे करने से दो को तीसरका वहीं पर रहने दो, किसी दो को बदलेंगे तब चिन्ह बदलेगा, केवल चिन्ह बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। दो ही रहेगा, केवल पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। कब? जब दो स्तंभों को आपस में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। यहाँ पॉजिटिव लगा दो, A P X B Q Y और C R Z। अब देखो नहीं सिद्ध हुआ, लौकत है का कुछ ना,
ऐसा काम करो कि पंक्तियाँ के सभी पंक्तियों को कायम कर दोगो, सभी पंक्तियों को स्तंभों में कर दिया जाए तो ये सभी वैल्यू आपको नजर आने लगेगी। जरा देखिए ए बी एक्स को ऐसे लिख दो, यह देखो ए बी एक्स, पी क्यू आर को ऐसे लिखो पी क्यू आर एक्स वाई, आ जाएगा ना। तो यहाँ तक पहले लिखिए। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो सिद्ध करने वाला है ये, तो इसको ले आने के लिए हम लोग सभी पंक्तियों को बदल देंगे स्तंभों में, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे बराबर 2 और ये पंक्ति को काहे में, स्तंभ में, ए बी सी, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को पी क्यू आर, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये मिल गया राइट हैंड साइड। देखिए यही चीज़ हमें ले आना था, तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया।